प्यारे बंधु हो, आप सभी का राज एकेडमी में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। आज हम टॉपिक लेके आए हैं ईवीएस का। इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ, 2 वीडियो में डाल चुका हूँ। ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो आज हम बात करते हैं ईवीएस पे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपको सीटेट और यूपीटेट में देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है ना। आज हम बात करते हैं बीजों के बारे में। तो हम देख लेते हैं। जैसे बीजों के बारे में बात करते हैं तो बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर क्या करते थे हम पहले, कि सूखी लौकी में रख कर के मिट्टी का लेप कर लेते थे। और नीम की पत्तियाँ इन्हें कीड़े से बचाती हैं। क्या करते थे, मतलब सूखी लौकी में बीजों को डाल देते थे और उसमें मिट्टी का लेप लगा करके, और नीम की पत्तियां जो होती थी ना, सूखी पत्तियां, उनको हम उसमें डाल देते थे। उससे क्या होता था, कीड़े नहीं लगते थे। तो आगे बात करते हैं कि पौधे स्वयं ही अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं। पौधे स्वयं ही अपने बीजों को क्या करते हैं, दूर फेंक देते हैं, और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। क्या होता है कि देखो, पेड़, हम कहते हैं कि ये पेड़ यहाँ पे ऐसे कैसे उगाया, तो वो ऐसे उगते हैं कि जैसे कि पेड़ों जैसे किसी नदी के किनारे कोई पेड़ है, उसका बीज उस नदी में गिर गया तो वो बहा करके नदी कहीं दूसरी जगह ले गई, या फिर आंधी से तो वो बीज उड़ करके किसी दूसरी जगह पहुंच गया, तो वहाँ पर वो पेड़ उग जाता है। तो इस तरीके से भी पेड़ हो जाते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियाँ पककर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है, सोयाबीन की जो फलियां होती हैं फटकर पककर फट जाती हैं और उनमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना। अब काली मिर्ची है अपनी, सौंफ है, गेहूं है, आदि बीज होते हैं। और नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि बीज, ये भी बीज होते हैं। ठीक है ना। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। हमने देखा होगा गांव में कि गांव में गोबर से लेप करते हैं, उसे हम लेपन कहते हैं ना। तो लेप करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। मिट्टी में गोबर से लेप करने से कीड़ा नहीं लगता है। और यहाँ आगे बात करते हैं, इस कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोने से क्या होता है कि कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीजों की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्यों, कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होते हैं। कपड़े में हम बीजों को डाल देते हैं। जैसे हमने देखा होगा, जो जिम्नास्टिक होते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने चने होते हैं या फिर और भी जैसे सोयाबीन के दाने होते हैं, तो उनको वो कपड़े में बांध करके और पानी में डाल देते हैं, और सुबह तक वो पक जाते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। तो आगे बात करते हैं, यदि बीज को कपड़ों में बांध दिया जाए और उसमें यदि बीज को कपड़ों में बांध दिया जाए तो और उसमें से आधे अंकुरित हो जाते हैं और आधे अंकुरित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है, जो अंकुरित नहीं होते हैं ना, वो बीज या तो खराब होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं टूटे हुए होते हैं, क्षतिग्रस्त बीज होते हैं। क्या होते हैं? क्षतिग्रस्त होते हैं। बीज बीच में से टूट गए, या बीच में से क्या हुआ, कीड़े लग चुके हों, तो वो क्या होता है, अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं सब्जियों की। तो अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होते हैं। क्या होती हैं? अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं, और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। जैसे गुड़ है, आंवला है, और हरे पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं। ठीक है ना। विदेश से आने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं? हरी मिर्च है, टमाटर है, आलू है, ये साउथ अफ्रीका से आए हैं। इनको हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करना है, कि वो पूछ लेता है क्वेश्चन में, पेपर में, कि हरी मिर्च कहाँ से आई है? वो साउथ अफ्रीका से आई है। ठीक है ना। टमाटर कहाँ से आया है? आलू कहाँ से आया है? ये कहाँ से आए हैं? साउथ अफ्रीका से। अब बात करते हैं, गोभी और टमाटर यूरोप से आया है। गोभी और टमाटर ये कहाँ से आए हैं? यूरोप से। और कॉफ़ी बीन्स और भिंडी कॉफ़ी बीन्स और भिंडी कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं। सोयाबीन कहाँ से आया है? चीन से आया है। ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं, पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं। जड़ खाते हैं किसकी? मूली की खाते हैं। ठीक है ना। गाजर की खाते हैं, चुकंदर की खाते हैं,
तना किसका खाते हैं? तना हम आलू का खाते हैं। प्याज अदरक आलू, ये क्या है? तना है। और हमारी पत्तियाँ क्या हैं? पत्तियाँ हमारी धनिया पत्तियाँ है, और पत्ता गोभी है, अरबी है। अरबी को हम खाते हैं तो क्या है? पत्ती है हमारी। तना तना हमने बता दिया आलू प्याज अदरक है, ठीक है। जड़ हमारा मूली गाजर चुकंदर है। अब बीज की बात कर लेते हैं, तो बीज में क्या है? बीज में हमारा आ जाता है चना, ठीक है ना। बाजरा है, सरसों है, गेहूँ है, धान है, ये सब हमारे क्या हैं? बीज हैं, ठीक है ना। फूल की बात कर लेते हैं। फूल में है हमारा सहजन, केला और कचनार है, ठीक है ना। फली हमारी है मटर है। अब घास की बात करते हैं, तो घास में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उतना ही क्या होता है? ज़मीन के अंदर भी होता है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर होता है। मतलब घास का पौधा जितना ऊपर दिखाई देता है उससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है, ठीक है ना। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उन्हें हम खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। देखा होगा आपने कि जैसे कि लहसुन है या प्याज है, तो उसकी हम गुड़वाई क्यों करते हैं? गुड़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि घास हो जाती है और घास की जड़ें को हम खुरपी से निकालते हैं और फिर भी उसमें रह जाती हैं, तो उसके बाद वो दोबारा से हो जाती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। जड़ें पौधों को सहारा देती हैं। क्या करती हैं? जड़ें पौधों को सहारा देती हैं तथा जल तथा खनिजों को अवशोषित करती हैं। क्या करती हैं? खनिजों को अवशोषित करती हैं। जिस मैदान में 1 टन बीज बोए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे 1 टन ज़मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 टन ज़मीन बोलते हैं। मतलब जहाँ भी 1 टन बीज बोए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? 1 टन ज़मीन बोलते हैं। अच्छा, कुड़ुक कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है, कुड़ुक, ठीक है ना। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरंग कहते हैं। भाई ये बहुत क्वेश्चन आता है। कुड़ुक झारखंड की एक क्या है? आदिवासी जनजाति है। और कुड़ुक को जंगलों को क्या कहते हैं? कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरंग। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थानीय खेती करने का रिवाज है, ठीक है ना। कुछ पौधे बिना बोए खेत में अपने आप उग जाते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। उन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सारा खाद और पानी ये ही ले लेगी और फसल कम होगी। ऐसा होता है ना कि हम अगर खरपतवार को नहीं निकालेंगे तो घास होती है, खरपतवार होता है, तो वो वही फसल को नहीं होने देगा, वो सारा यूरिया डाई सब कुछ तुम्हारा वही खा जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बताते हैं। क्या होता है? क्रोटोन, जो क्रोटन ये पौधा दिख रहा है ना आपको, क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। क्या देते हैं? सिग्नल देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं होती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो क्या होता है? जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं। क्या होता है? इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। इससे मिट्टी का पता चल जाता है मिट्टी सूख रही है या फिर क्या हो रहा है, गीली है या सूख रही है। इससे ये पेड़ हम क्या करते हैं कि जैसे अपनी खेती में अगर इस पेड़ को हम लगा दें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि मिट्टी में नमी है या नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। क्या हैं? पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहकों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है ना। ये वाहक नलियों के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली रहती हैं। पत्तियों में एक गहरा क्या होता है? वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल होता है। इसलिए क्लोरोफिल इन पत्तियों में होता है, इसलिए ये क्या रहती हैं? हरी भरी रहती हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, चलिए। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश या सौर प्रकाश की ऊर्जा। क्लोरोफिल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पत्तियों को सूर्य के प्रकाश से। सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण इसे बोलते हैं, ठीक है ना। संग्रहण करने की पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। पत्तियों द्वारा क्या होता है? पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पादप खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। जो पत्तियां होती हैं वो सौर ऊर्जा के द्वारा क्या करती हैं? पादप और खाद्य के रूप में संचित हो जाती हैं,
ठीक है। झूम खेती के बारे में बात करते हैं। ये झूम खेती है, ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर होती है। तो झूम खेती के बारे में बात कर लेते हैं। झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या करते हैं कि ज़मीन को, जैसे हमने किसी कोई फसल की, उसके बाद 1 साल तक हम उसमें कोई फसल नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। उस पर क्या हम कर देते हैं, बाँस उगा देते हैं। और बाँसों को हम क्या करते हैं, जला देते हैं, और जला करके उसकी जो मिट्टी होती है ना, उसको उसी मिट्टी में मिला देते हैं। देखो हम बात करते हैं जिसका झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। और एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसमें खेती नहीं होती है, खेती नहीं करते। इस जगह को बाँस या जंगल उग जाते हैं, और उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। और राख ज़मीन में खाद का काम करती है। क्या करती है, राख जो होती है ज़मीन में खाद का काम करती है। चलिए आगे बात करते हैं हम। ज़मीन को जलाते हुए आसपास पेड़ ना जलें। इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम बाँस को जला रहे हैं तो उससे कोई हमें नुकसान ना हो, दूसरे को या खुद को नुकसान ना हो। इसलिए क्या करते हैं हम कि जले जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं। उसको मतलब जैसे अपना यूपी साइड में क्या होता है कि वो ट्रैक्टर से उसको जुताई करते हैं। वो झूम खेती में ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा सा मिट्टी को हिला करके और उसमें बीज छिड़क देते हैं और वो फसल अपनी उगा लेते हैं। ठीक है ना। एक ही खेती में अलग अलग तरह के बीज, जैसे मकई है, ठीक है ना, सब्जियां हैं, मिर्च है, चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिराकर, ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। ठीक है ना। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे क्या कहते हैं, जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक हैं। हमारे अब बात करते हैं हम आगे। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। ठीक है ना। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, मंड है। मंड किसे बोलते हैं, जो चावल से हम प्राप्त करते हैं उसे मंड बोलते हैं, तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा से क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर वर्धक कहते हैं, बॉडी बिल्डर। ठीक है ना। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। जो विटामिन होते हैं, विटामिनों से हमारे क्या होता है, अस्थियाँ मजबूत होती हैं, दांत सही रहते हैं, मसूड़ों की स्वस्थ रखने की सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन कैसे होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इसमें से भी कुछ विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये विटामिन है। विटामिन के बारे में एक मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। इसको आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हमारे बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है, बहुत से रोगों में हमसे लड़ने की मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों को मजबूत रखता है। तभी तो कहते हैं कि सुबह सुबह धूप से क्या होता है, विटामिन डी मिलता है, लेकिन ज़्यादा भी खतरनाक होता है। और सुबह ही सुबह हमको जो सूर्य की किरणें होती हैं अगर शरीर पर पड़ती हैं तो उससे विटामिन हमें मिलता है। हाँ, ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक विटामिन ही लेते रहें, तो फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। ठीक है ना। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है ना। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को बाहरी रेशों तथा
तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, आहारी रेशे को हम क्या कहते हैं, रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांशों के मुख्य स्रोत क्या हैं? साबुत खाद्यान्न, दाल है और आलू है, ताजे फल हैं, और हमारे उसमें आ जाते हैं, देखो बात कर लेते हैं, और सब्जियां भी हैं। ठीक है ना, और छिलका है। छिलका उतार कर हरी सब्जी और फलों को धोया जाता है और उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हम करने से क्या होता है? विटामिन नष्ट हो जाते हैं। मतलब हमें क्या करना चाहिए? सब्जी को पहले धो लेना चाहिए, ना कि उसे काट करके। अगर उसका काट करके जो सब्जी को धोएंगे तो उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, सब्जियों और फलों की त्वचा सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं। कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन क्या होते हैं? उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेम भूख लगने पर पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। किससे पता चलता है? जैसे भूख हमको लगती है तो हमें कैसे पता चलेगा? वो हाइपोथैलेमस एक मस्तिष्क के अंदर क्या कहें, माइंड के अंदर एक ग्रंथि होती है। ठीक है ना, तो उससे हमें पता चलता है कि भूख कैसे लगती है। जीव जीव पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती हैं। अब उनको हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। 9000 ग्रंथियाँ होती हैं जीव पर 4 तरह की। ठीक है ना, चबाकर खाने से लार के जो टाइलिन निकलकर स्टार्च और क्या होता है, माल्टोज शुगर में बदल देता है। इसलिए भोजन मीठा लगने लगता है। जितना हम चबा करके खाते हैं ना, उतना ही हमारा शरीर मजबूत होता है, और शरीर के लिए जो हमारा भोजन खाया गया है ना, वो अधिक लाभदायक होता है। ठीक है ना, पकाने के तरीके भूनकर, उबालकर, तलकर, सेक कर। ठीक है ना, सेक कर। पकने के तरीके क्या होते हैं? पकाने के तरीके होते हैं भूनकर है, उबालकर है, ठीक है ना, तलकर है, सेक कर है। तो ये हमारे पकाने के तरीके हो गए। आगे हम बात करते हैं अचार रखने के लिए कांच का जार होता है ना, देखा होगा आपने। और तो लोग बहुत कम यूज करते हैं। अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है। इससे उसमें पानी ताकि नमी न रह जाए। ठीक है ना, अचार ख़राब हो सकता है अगर उसमें नमी रह गई नहीं। इसीलिए लोग क्या करते हैं गांव के, कि जब अचार डालते हैं तो उसको हम जो जार होता है ना, जिसमें हम डालते हैं बोतल को, कांच की बोतल होती है, उसको सुखा लेते हैं जिसमें नमी ना रह जाए। अगर नमी रह गई ना तो वो अचार बेकार हो जाता है। ठीक है ना, जब दस्त लगते हैं लगते हैं या उल्टियाँ होती हैं तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। ऐसा होता है ना, यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। ठीक है ना, जब तक उल्टियाँ दस्त हों तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं मलेरिया के मच्छर की। ये मलेरिया का मच्छर दिखाई दे रहा है ना, खतरनाक होता है भाई, इससे बच के रहना। रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छर, रोनाल्डो रोस कौन से वैज्ञानिक है? रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ठीक है ना, ये भारतीय मूल के थे, ये भारत के वैज्ञानिक थे रोनाल्डो रोस। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले बताया था कि मच्छर जो हमें मलेरिया होता है वो मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया बुखार में कपकपी ठंड लगती है, इससे हमें पता चल जाता है कि मलेरिया है। ठीक है ना, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। ठीक है ना, मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। एनीमिया की बात कर लेते हैं। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं और उनका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है? लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। ठीक है, आगे हम बात करते हैं
उदीव। उदीव क्या है? सर्दियों में खेतों में भी ताज़ी सब्जियों को मसाला क्या करते हैं, देखो इसका हम बता देते हैं। ये हमें एक घड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें हम जो सर्दियों में क्या करते हैं, ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। क्या करते हैं? सील बंद कर देते हैं। और कोयले के अंगारों में मटकों को क्या करते हैं, उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है और उसी को क्या कहते हैं, ऊंधी। गुजराती में ऊंधी का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। ऊंधियों के साथ मिट्टी के जो चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ ही मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लिंगहुफेन। लिंगहुफेन 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 सांप के मांस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है। इसे हांगकांग में खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है? हांगकांग। अब बात करते हैं हम अगला, खाने की चीज़ें जो जल्दी ख़राब होने से बचने के घरेलू उपाय क्या हैं। जैसे दूध है, तो दूध को हम कैसे बचाएं? दूध को बचाएं, उबालते हैं। अगर दूध को ज़्यादा समय तक चलाना है तो उसे उबाल दीजिए। हरा धनिया है, तो हरे धनिया को क्या करें, गीले कपड़े में लपेट कर रखें, ठीक है ना। पके हुए चावल को क्या करें, कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख दें, ठीक है ना। और प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन कैसे होता है? मधुमक्खी पालन के बारे में बात करते हैं हम। तो मधुमक्खी पालन को क्या हम बोलते हैं? एपीकल्चर। अब हम बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचावा गांव। इस इलाके में क्या होता है? बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचावा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। क्या करते हैं? लीची के पेड़ जो होते हैं मधुमक्खी को बहुत लुभाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी क्या करती है, पालन शुरू करने का ही सही समय होता है। कब? नवंबर दिसंबर में। मधुमक्खी पालन करने का सही समय कब होता है भाई? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, ठीक है ना। अब जो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर क्या करती हैं, काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, ठीक है ना। तो रस मिल जाता है तो वो क्या करती हैं, नाच करती हैं, डांस करती हैं। अगर उनको रस मिल जाता है तो डांस करती हैं, जिससे कि दूसरी मक्खी को पता चल जाए कि रस यहाँ पर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, दूसरी मक्खी को पता चल जाता है कि ये रस कहाँ पर है, ठीक है ना। मधुमक्खी रस के शहद बनाती है। मधुमक्खी क्या करती है, रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी और मिठाई का घोल डाला जाता है। नर मक्खी क्या करती है, छत्ते के कुछ खास काम नहीं करती। वो भाई जो नर मक्खी होती है वो कुछ खास काम नहीं करती है। वो क्या करती है कि बस वहाँ पे अपना शहद बनाती है और बच्चों की देखरेख करती है, ठीक है ना। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। इसको हमें विशेष ध्यान रखना है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। बिच्छू के डंक में भी होता है। चींटियों के, लाल चींटियाँ होती हैं, उनके भी डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। इग्लू की बात कर लेते हैं। इग्लू क्या है? ये क्या है, बर्फ़ के घर हैं जो टुंड्रा में पाए जाते हैं। बर्फ़ के घर हैं जो टुंड्रा में पाए जाते हैं। ये घर जो होते हैं ना, एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों को इग्लू कहा जाता है। ये इग्लू है, बर्फ़ से बनाए हुए घर हैं, इनको इग्लू कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।